ये फैक्ट्री एरिया था। सड़क से हटकर चंद एक कोठियां भी बनी हुई थी। फतेह मोहम्मद इन कोठियों की तरफ चल दिया। मैंने मोटरसाइकिल सड़क की ढलवान पर झाड़ियों के अंदर छुपाई और फतेह मोहम्मद के पीछे रवाना हुआ। अब मुझे फतेह मोहम्मद से अपना फासला कम करना पड़ा था, वरना वो यकायक ओझल हो जाता और मैं मुंह देखता रह जाता। ये मुश्किल मरहला था। फतेह मोहम्मद कोठियों के दरमियान से गुजरकर आगे बढ़ता चला गया। वो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर काफी आगे जाकर वो दरख्तों में घिरी हुई तो 3 किनाल की एक कोठी के पास पहुंच गया। कोठी का ज्यादातर हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था। बस से आसपास की 2 खिड़कियों में ही रोशनी नजर आ रही थी, या फिर गेट के करीब एक बल्ब चल रहा था। फतेह मोहम्मद कोठी के अक्क में पहुंच गया। मुझे यूं लगा कि वो कोठी की 10-12 फुट ऊंची बाउंड्री वाल फलांगने का इरादा रखता है। मैं कीकर के दरख्तों में छुपकर उसके हरकत सकनात देखता रहा। कुछ ही फासले पर एक खेत में पराली के गट्ठे पड़े थे और एक गदा गाड़ी बनी हुई थी। यूं लगा जैसे फतेह मोहम्मद ने सारी मंसूबाबंदी पहले से कर रखी है। वो पराली का एक गट्ठा उठा कर लाया और कोठी की 4 दीवारी के पास रख दिया। फिर वो दूसरा और तीसरा गट्ठा उठा लाया। उसने कुल 5 गट्ठे दीवार के करीब रखे और ऊपर चढ़ने का इंतजाम कर लिया। वो कदरे भारी जिस्म का था और फार्म हाउस में सुस्ती का शिकार नजर आता था, मगर अब उसकी फुर्ती काबिले दीद थी। चंद सेकंड के अंदर वो दीवार पर चढ़कर कोठी के अंदर ओझल हो गया। मैं अपनी जगह जामद खड़ा रहा। मुझे यकीन था कि फतेह मोहम्मद के पास कोई हथियार मौजूद है और वो इस कोठी के मकीनों को आड़े हाथों लेने वाला है। एन मुमकिन था कि कोठी के अंदर फतेह मोहम्मद का कोई साथी पहले से मौजूद होता। एक तरफ से 2 बंदे नमूदार हुए। उन्होंने दरख्त से गदा खोला और उसे रेडी में जोतने लग गए। साथ साथ वो बातें भी कर रहे थे। मध्यम आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी। एक बोला, अब बता, फिल्म देखनी है कि बाजारे हुसन जाना है? दूसरा बोला, तू तो स्टेज ड्रामे की बात कर रहा था। पहले ने कहा, पुतनी थे, ये स्टेज ड्रामा भी तो ऐसा ही होता है ना। दोनों गंदे अंदाज में हंसने लगे और इन वाहियात गालियों की बात करने लगे जिन्हें लोग गलती से जुगत कह देते हैं। इतने में एक और लड़का भी इस फिल्मी बहस में शरीक हो गया। इसने माँ बहन एक कर देने वाली कुछ ताज़ा जुगतों का जिक्र किया और एक ऐसे गाने की तशरीह की जिसे सुनकर बच्चा बालिग और बालिग आग बगोला हो सकता था। इन तीनों ने वहां से टलने में 10-15 मिनट लगा दिए। मेरे अंदर जो चिंगारियां भड़क रही थीं, उन्होंने मुझे हर खतरे से बेनियाज कर दिया था। मैं कोठी के अंदर जाना चाहता था और पराली के वो गट्ठे अभी तक वहीं मौजूद थे जिन्हें फतेह मोहम्मद छोड़ कर गया था। गधा गाड़ी पर तफरीह के लिए रवाना होने वाले तीनों लड़कों में से किसी की नजर इन गट्ठों पर नहीं पड़ी थी। चंद मिनट बाद मैं इर्द गिर्द से पूरी तरह मुतमईन हो गया और फिर इन गट्ठों पर चढ़कर कोठी के अहाते में कूद गया। तामीर से पहले मैंने अपना सेल फोन ऑफ करके लंबी घास में छुपा दिया था। दूसरी तरफ मुकम्मल तारीकी थी और यूं लगता था कि कोई मुतनफ्फिस मौजूद नहीं है। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गैर मुतवक्का था। अचानक पोर्च की तरफ से कुत्तों की आवाजें सुनाई थीं और 2 अदद देवहकल कुत्ते बर्क रफ्तारी से मेरी तरफ बढ़े। इनके हक्क में मुझे चंद अफराद के हेवले भी दिखाई दिए। मुझे लगा जैसे ये लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। कुत्तों को अपनी तरफ झपटते देखना एक लर्जा खेज तजर्बा था, मगर आज 18 अप्रैल के हवाले से मेरे अंदर जो आग भड़की हुई थी उसने मेरे हर खौफ को तैश की दबीज तहों के अंदर छुपा दिया था। मैं भागने या पीछे हटने की बजाय अपनी जगह खड़ा रहा। जाज गोरा के सीने में उतरने वाला चाकू मेरे हाथ में आ चुका था। जो ही भारी जिस्म वाले बिपरे हुए कुत्ते ने मुझ पर जस्त की, मैं घुटनों के बल बैठ गया। बैठने के साथ साथ मैं थोड़ा सा बाएं जानब भी हटा। मैंने चाकू को हरकत दी। वो कुत्ते की गर्दन को सीने तक चीरता चला गया। एक लर्जा खेज आवाज के साथ कुत्ता कच्ची जमीन पर दूर तक लुढ़क गया। दूसरा कुत्ता मेरे पहलू से टकराया। यूं लगा कि किसी भैंसे ने अपने सींगों से मुझे जर्ब लगाई हो। इस ताकतवर धक्के ने मुझे करवट के बल गिरा दिया। कुत्ता मेरे ऊपर था। इसके खुले हुए मुंह से खारिज होने वाली तेज हैवानी बू मेरे नथनों से टकराई और इसकी खूनी आंखें एक लहजे के लिए मेरी आंखों में चमकी। मुझे एक साथ की देर होती तो वह अपने दांतों में मेरा नरखरा दबोच लेता। मैंने तेजधार चाकू को उफ़ रुख पर हरकत दी और करीबन 1 फुट तक कुत्ते का पेट चाक कर दिया। फिर उसे अपने पांव पर उछाला और दूर फेंक दिया। 2 साए मुझ पर झपटे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरे सर पर खून सवार है और मेरे हाथ में वो हथियार है जो मेरे रगों में स्याले आग दौड़ा देता है। आगे आने वाले शख्स ने मेरे सर पर राइफल के दस्ते से तूफानी जर्ब लगाने की कोशिश की थी। मैंने झुककर यह वार बचाया और चाकू दस्ते तक उसके नाफ में घुसा दिया। खतरनाक आवाज में चिल्लाया। पीछे आने वाले शख्स ने जो कुछ किया और जवाब में मैंने जो कुछ किया वो बिल्कुल एक्शन रिप्ले जैसा था। फर्क सिर्फ यह था कि शख्स की राइफल पर संगीन चढ़ी हुई थी। उसने मुझे संगीन से निशाना बनाना चाहा। मैंने झुककर यह वार खाली दिया और उसके नाफ में भी 10 इंच का पल उतार दिया। एक गोली चली, लेकिन उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया।
2-3 अफराद मुझ पर झपटे। मेरी आंखों के सामने एक सुर्ख चादर सी तन गई थी। मुझे ये अफराद मिट्टी के पुतलों की तरह नजर आए। मैंने उन्हें अधेड़ कर रख दिया। मेरी वहशत इन पर हावी हो गई। वो भाग खड़े हुए। उनमें से एक की राइफल अब मेरे हाथ में थी। मैंने भागते हुए अफराद की टांगों पर गोलियां चलाई। इनमें से एक कूदे मुंह पोर्च के फर्श पर गिरा। पोर्च में खड़ी हुंडा गार्ड के शीशे चिकनाचूर हो गए। भागने वाले अफराद ने कोठी में घुसकर दरवाजे बंद कर लिए। वो जैसे मोर्चा बंद हो गए थे। मैंने बहुत सुना था कि सर पर खून सवार हो जाता है। आज सचमुच मेरे सर पर खून सवार था। मैं मार देना चाहता था और मर जाना चाहता था। यह दुनिया जिंदा रहने की जगह नहीं थी। सेठ सिराज जैसे लोगों ने उसे जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ा था। और आज 18 अप्रैल थी। मेरी मौत शायद इसी दिन वाक़ई हो गई थी। आज दोबारा मैं लाश में तब्दील हो जाता तो क्या फर्क पड़ना था। सेठ सिराज मेरे सामने नहीं था, लेकिन सेठ सिराज जैसे लोग तो थे। पास ही एक लैंड रोवर जीप खड़ी थी। इसका इंजन स्टार्ट था। गालिबन मेरी आमद से पहले बूगिर कुत्ते और मुसल्ला अफराद इस जीप पर बैठकर कहीं जा रहे थे। अब बूगिर कुत्ते बाउंड्री वाल के पास नीम मुर्दा पड़े थे और 3 अफराद भी शदीद जख्मी हालत में तड़प रहे थे। मैं जीप के अंदर घुसा। उससे पहले गियर में डालकर मैंने क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर दबाता चला गया। एक बर्क रफ्तार यूटर्न लेकर मैंने भारी भरकम जीप का रुख कोठी के अंदरूनी दरवाजे की तरफ कर दिया। यह अंदरूनी दरवाजा तकरीबन 7 फुट चौड़ा और नहायत बेशकीमत दिखाई देता था। जीप ने खौफनाक रफ्तार से पोर्च की 2 सीढ़ियां तय की और फिर एक धमाके से सागवानी दरवाजे से टकरा गई। दरवाजे के परखच्चे उड़े। शीशे की सैकड़ों किरचियां हवा में बिखरती नजर आईं। मुझे अपने घुटनों और कोहनियों पर दर्द का एहसास हुआ, लेकिन इस एहसास में एक हिजानी सा लुत्फ था। अब जीप कोठी के शीश महल जैसे कॉमन रूम में थी। मैंने एक बंदे को राइफल तानते हुए देखा और अंधाधुंध जीप उस पर चढ़ा थी। 2 फैशनेबल लड़कियां चिल्लाती हुई दरवाजों में उछल हुई। जीप एक कीमती सोफे का कचरा बनाकर एक शोकेस को उल्टाती हुई सामने की दीवार से जा टकराई। एक बेशकीमत फानूस पके हुए फल की तरह छत से गिरा और चिकनाचूर हो गया। मैंने ट्रिगर दबाया। इर्द गिर्द गोलियों की बौछार हुई। यका अकब से किसी ने मेरे सर पर राइफल के कुंदे से शदीद जरब लगाई। इससे पहले कि मैं घूमता एक और जरब लगी। मैंने हमला आवर की तरफ राइफल घुमाई। 2 अफराद पहलू से आए और केकड़ों की तरह मुझसे चिमट गए। मैं ऊंधे मुंह गिरा। मैं संभलना चाहता था मगर संभल नहीं सका। कई और अफराद मुझसे लिपट गए। राइफल मेरे हाथ से निकल गई। किसी ने मेरी कमीज के नीचे हाथ डाला और खून आलू चाकू भी निकाल लिया। वो मुझ पर घूंसुर लातों की बारिश करने लगे। मेरी कुव्वत बर्दाश्त इनकी तवक्का से कहीं ज्यादा थी। मैं बुरी तरह घिरा होने के बावजूद जबरदस्त मुजाहमत कर रहा था। वो हैरान थे। इन्हें लग रहा था कि मैं किसी भी वक्त इनके हाथ से निकल जाऊंगा। फिर मेरे घुटने पर राइफल के दस्ते की एक शदीद जरब लगी। इसी जगह पर लगने वाली ये दूसरी चोट थी। मुझे अपनी टांग सुन्न होती महसूस हुई। मैं लड़खड़ा कर गिरा। इन्होंने हर तरफ से मुझे दबोच लिया। जिस शख्स ने जाज गोरा वाला चाकू निकाला था उसने उसे खोला और धाड़ा। मार तो कुत्ते को। वो मुझ पर झपटा। एक दूसरा शख्स उसके सामने आया। क्या करते हो, होश में तो? वो मुझे बुरी तरह पीटना चाहते थे, लेकिन पीटने के लिए जरूरी था कि वो मुझे छोड़ते। उन्होंने मुझे हर तरह से दबोच रखा था और दबोचे रखना चाहते थे। वो इसी तरह मेरा सर पुख्ता फर्श से टकराने लगे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या करें। मेरी नाक और होंठों से खून बहने लगा। एक आवाज उभरी, इसे भी इसके यार के पास पहुंचाओ। इन्होंने मेरे हाथ पुष्ट पर मोड़कर रस्सी से बांधे और मुझे फर्श पर ऊंधे मुंह घसीटते हुए एक चानिब ले गए। कॉमन रूम में घुसी हुई जीप अभी तक का स्टार्ट थी। हाथी की तरफ से गाहे बगाहे एक जख्मी कुत्ते की कर्मनाक आवाज उभरती थी। वो लोग एक कॉरिडोर से गुजरे। एक दरवाजा खोला गया और मुझे नीचे जाती हुई सीढ़ियों पर धक्का दे दिया गया। 13-14 सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ मैं पुख्ता फर्श पर गिरा। हाथ बंधे होने के बावजूद मेरा चेहरा मजीद जख्मी होने से महफूज रहा। बस कंधों और सीने पर कुछ चोटें आईं। सीढ़ियों वाला दरवाजा एक धमाके से बंद कर दिया गया। मैं उठकर बैठ के इर्द गिर्द देखा। यह बेसमेंट एक हाल कमरे जैसा था। इसके 2 हिस्से थे। दोनों हिस्सों के दरमियान एक बड़ी खिड़की थी जिसमें आईनी सलाखें लगी हुई थी। मैंने देखा इस जगह 2 अफराद और मौजूद थे। एक की उम्र 23 साल के करीब होगी। इसके सर और दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे। लगता था कि काफी देर से यहाँ बंद है। गालिबन वो किसी नशे के जेर असर सोया हुआ था। यही वजह थी कि मेरी धमाका खेज आमद के बावजूद वो इसी तरह पड़ा रहा था। यहाँ मौजूद दूसरे बंदे को देखकर मैं बुरी तरह चौंका। ये फतेह मोहम्मद था। अंदाजा होता था कि थोड़ी देर पहले उसे बुरी तरह पीटा गया है। उसके नाक मुंह से खून जारी था। सर फट चुका था। इसके जिस्म पर फकत एक शलवार थी, वो भी नीचे खिसकी हुई थी। वो उसके सतर को बस जुज़वी तौर पर ही छुपा पा रही थी। फतेह मोहम्मद नीम बेहोश था और इसी हालत में उसकी स्याही माइल तोंद सांस की जरूरत के तहत बेसाख्ता फूल पिचक रही थी। मेरे हाथ अफरा तफरी में बांधे गए थे। मैंने मामूली कोशिश के साथ इन्हें खोल लिया। मैंने फतेह मोहम्मद को कंधे से पकड़कर हिलाया। उठो, होश करो। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया और
करा कर रह गया। उसके सर की चोट शदीद थी, मुसलसल खून रिस रहा था। करीब एक ट्रे में खाने के झूठे बर्तन पड़े थे, स्टील के एक जग में पानी भी था। मैंने फतेह मोहम्मद के चेहरे पर पानी के छींटे दिए, मगर उसकी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे कानों में थोड़ी देर पहले सुना हुआ वो फिक्रा गूंजने लगा जो किसी शख्स ने बोला था। उसने कहा था इसे भी इसके यार के पास पहुंचा दो। यानी ये लोग मुझे और फतेह मोहम्मद को एक ही समझ रहे थे। अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि इस कोठी में घुसते ही मुझे थर क्यों लिया गया था। फतेह मोहम्मद के पकड़े जाने के बाद ये लोग पूरी तरह अलर्ट हो चुके थे, लिहाजा मैं जो ही अहाते में कूदा वो मुझ पर पिल पड़े, लेकिन मैं इनके लिए तरने वाला साबित नहीं हुआ था। मैंने 2 और 4 टांगों वाले कम अज कम 6 कुत्तों को जानलेवा तौर पर जख्मी की था। आखिरी जख्मी वो था जिस पर मैंने जीप चढ़ाई थी। मैं इस गिनती में इसे शामिल नहीं कर रहा था। सूरत हाल ने अजीब पलटा खाया था। मैं जब फार्म हाउस से चला तो मेरी नजर में फतेह मोहम्मद एक मशकूक शख्स था और इसके लिए मेरे अंदर एक तैश परविश पा रहा था, मगर अब इस तैश का रुख उस कोठी में मौजूद गुंडा सिफ्त लोगों की तरफ हो गया था। यह बात अभी तक एक मुअम्मा थी कि फतेह मोहम्मद चोरी छुपे यहाँ क्यों घुसा और क्यों इसे यूं बुरी तरह जख्मी किया गया। क्या वो किसी वारदात की नीयत से आया था? ये आपस का कोई गिरोही झगड़ा था। इसी दौरान में सीढ़ियों के दरवाजे के करीब हंगामे के आसार नजर आए। यूं लगा कि कोई शख्स धाड़ रहा है और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। दूसरे उसे रोक रहे हैं। मुझे अंदाजा हुआ कि वही शख्स है जिसने ऊपर मुझको चाकू से कत्ल करने का इरादा जाहिर किया। ये शख्स इस जख्मी का भाई था जिसके नाफ में मैंने चाकू उतारा था। वह अस्पताल रवाना होने से पहले ही दम तोड़ गया था। अब ये शख्स गमो गुस्से में दीवाना हुआ जा रहा था। मेरा जिस्म चोटों से मामूर था, खासतौर से टांग में जबरदस्त टीसें उठ रही थीं, लेकिन ये सब कुछ मुझे मजा दे रहा था। मेरे अंदर चोटों और तकलीफ की तलब बढ़ती जा रही थी। मैं दिल में पुकार रहा था, आओ मेरे सामने आओ, 2-2 3-3 होकर आओ, मुझसे लड़ो, तुम मुझे मारो या मैं तुम्हें मार दूं। हाँ, आज 18 अप्रैल थी। आज के दिन वो जुदा हुई थी मुझसे। आज के दिन मैं मरा था। आज के दिन दोबारा मर जाता तो कोई फर्क न पड़ता। 2-3 घंटे इसी तरह गुजर गए। रात का न जाने कौन सा पहर था। मैं ऊँग रहा था कि अचानक दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। फिर कहीं पास एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों पड़ी, मैं खुद देख लेता हूं, तुम पीछे हट जाओ। मैं धोखा नहीं खा रहा था। यह आवाज जलाली साहब के वफादार साथी सेक्रेटरी नदीम की थी। मेरे अंदर उम्मीद की किरण रोशन हुई। तो क्या इमरान और दीगर लोग यहां पहुंच गए थे? क्या पुलिस भी इनके साथ थी? ऐसे कई सवाल जहन में चमके। बेसमेंट के साथ वाले पोर्शन में रोशनी हुई। फिर मैंने आईनी सलाखों की तरफ सेक्रेटरी नदीम को देखा। खामो नदीम ही था, मगर जिस हुलिये में था वो चौंका देने वाला था। उसके जिस्म पर फकत एक अंडरवेयर था, हाथ में विस्की का जाम और होंठों में सिगरेट दबा हुआ था। एक परी पैकर उसके पीछे चली आ रही थी। उसने एक नाइट गाउन पहन रखा था, लेकिन इतना बारीक था कि अपने होने पर शर्मिंदा दिखाई देता था। इसके अंदर परी पैकर का जिस्म उसी तरह दमक रहा था जैसे मोहीन चिलमन के पीछे शम्मा दहकती है। परी पैकर के खदोखाल में एक खास बात थी और उसने मुझे हैरान किया, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हैरानी मुझे सेक्रेटरी नदीम के हवाले से थी। अपनी निगाह पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। जलाली साहब का वफादार तरीन साथी यहाँ एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में मौजूद था। जब हम फार्म हाउस में किसी काली भीड़ के बारे में सोचते थे तो बहुत से मुलाजमीन की तरफ ध्यान जाता था, लेकिन सेक्रेटरी नदीम की तरफ कभी ध्यान नहीं गया था। उसकी धीमी शख्सियत है, उसका पुरखुलूस अंदाज, उसकी मिलनसारी, ये ऐसी चीजें थी शायद जो उसकी तरफ ध्यान जाने ही नहीं देती थी। नदीम ने कुर्सी घसीटी और आईनी सलाखों के सामने मेरी तरफ रुक करके बैठ गया। परी पैकर उसके अक्क में किसी खिदमतगार दाश्ता की तरह खड़ी थी। नदीम की आंखों में नशा था और जहर था। उसने उंगली से अपनी नाक पर नजर की ऐनक को दुरुस्त करते हुए कहा, जब किसी आरामी गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मुझे खुशी है कि तुम खुद ही यहाँ तशरीफ लाए हो, हमें तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। मैं खामोश रहा। मैं जानता था कि इस वक्त मेरा चेहरा बड़ा बदहाल है। बाल बिखरे हुए, नाक और मुंह से बार बार खून रिसने लगता था। नदीम के अक्क में खड़ी लड़की नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं जानता था कि वो मेरे हवाले से खौफजदा है। वो मुझे इन्हीं नजरों से देख रही थी जिनसे पिंजरे में बंद किसी खतरनाक जानवर को देखा जाता है। आईनी सलाखों की वजह से तहफ्फुज का एहसास तो होता है, लेकिन साथ ही ये डर भी तहतुल शऊर में रहता है कि सलाखें ना हो तो क्या होगा। इस लड़की के खदोखाल ने मुझे चौंकाया था और ये चौंकना बेवजह नहीं था। इससे पहले सुल्तान के ठिकाने पर मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई थी जिसकी शक्ल सूरत बहुत हद तक इंडियन फिल्म स्टार करिश्मा कपूर से मिलती थी। अब जो लड़की मेरे सामने थी, इसका चेहरा कई जावियों से एक और मारूफ अदाकारा ऐश्वर्या राय से मुशाबा था। जो लगता था जैसे इन लोगों के पास मारूफ अदाकाराओं से मुशाबत रखने वाली लड़कियों की कलेक्शन है। इससे एक बात यह भी साबित हो रही थी कि ये जावा और सुल्तान ग्रुप के लोग ही हैं।
नदीम ने बात जारी रखते हुए कहा, तुम दोनों बावर्ची नहीं हो। इसका अंदाजा तो मुझे तुम्हारी आमद के 2-4 रोज बाद ही हो गया था। फिर जब तुमने जलाली की जीप के पीछे भाग कर इसे रोका और जीप के नीचे से ट्रैकर निकाला तो मुझे यकीन हो गया कि तुम भेड़ की खाल में कोई खतरनाक और पलीद जानवर हो। मगर इतना अंदाजा फिर भी नहीं हुआ कि तुम भेड़िया वगैरह से भी ज्यादा खतरनाक और पलीद हो। तुमने पिछले हफ्ते सुल्तान जी के ठिकाने में घुसकर नादरा और एक मुलाजिम को जान से मारा और नीतू को जख्मी किया। दरअसल इस दिन तुम दोनों ने अपनी बदकिस्मती पर मोहर लगा रही थी। बदकिस्मत कौन है यह वक्त बताएगा। तुम दूर बैठे हो, अगर पास होते तो मैं तुम्हारे मुंह पर जरूर थूकता। जलाली साहब ने तुम्हें बेटों की तरह रखा हुआ था, तुम उनकी जड़ें काटते रहे हो। लानत है तुम पर। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि जो कुछ तुम बोल रहे हो इसकी सजा तुम्हें तुम्हारे गुमान से ज्यादा मिलने वाली है। या जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है वो बहुत बुरा है। जावा साहब फिल्मी आदमी हैं। दुनिया भर की फिल्मों में आज तक जितने भी बड़े बड़े विलन तशरीफ लाए हैं, इनकी सारी सख्ती और गर्मी यकजा होकर जावा साहब के अंदर आ गई है और अब तुम्हें इसका सामना करना है। उसने जरा तवक्कुफ किया, नया सिगरेट कोंठों में रखा। ऐश्वर्या की हमशक्ल लड़की ने झुककर लाइटर का शोला सिगरेट को दिखाया। इसका जिस्म तौबा शिकन था। नदीम सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़कर अचानक बोला, सुल्तानी गवाह बनना पसंद करोगे? क्या मतलब? यूं समझ लो कि तुम्हारी एक तरफ दोज़ख है और दूसरी तरफ जन्नत। दोनों में दाखिले का टिकट तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम्हें मशरूत मुआफी मिल सकती है और इसकी वजह यह है कि तुमने नादर और दीगर 2 बंदों को बराह रास्त नहीं मारा। असल कातिल वो माँ का हीरो इमरान बाजीगर है। मैं इन बातों के जवाब में भी तुम्हारे मुंह पर बस थूकना ही पसंद करूंगा। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तुम्हारे ख्याल से भी ज्यादा। इसीलिए तो कहता हूँ जन्नत में आ जाओ। यहाँ ठंडी हवाएं हैं, जमीन पर वहशत का मजा पाओगे। उसने बड़ी अदा से ऐश्वर्या के हाथ पकड़ा और उसे जरा घुमा कर अपनी आगोश में ले लिया। उसके बालों को चूमते हुए बोला, ये फिल्मी दुनिया एक बहुत बड़ा परीखाना है और जावा साहब इस परीखाने के 4 दारोगों में से एक हैं और तुम जानते ही हो कि परीखानों में क्या नहीं होता। मैं खामोश रहा। वो समझा शायद मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन मैं तो वो अल्फाज ढूंढ रहा था जो उसकी शान के मुताबिक हो और उसके मुंह से लेकर उसकी दुम तक आग लगा दे। वो बोला, वो माँ का हीरो बहुत खोचल और खराट बंदा है। देखो वो आप तो बैठा हुआ है इस ठरकी बुड्ढे जलाली के पास, खुद तो फार्म हाउस से बाहर नहीं निकला और तुम दोनों को यहाँ भेज दिया है मरने के लिए। तुम दोनों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम और ये मुर्दा भैंसा। उसने फतेह मोहम्मद की तरफ इशारा किया। मैं समझ गया नदीम और उसके साथियों को यकीन था कि मैं और फतेह मोहम्मद इकट्ठे फार्म हाउस से यहाँ तक आए हैं। पहले फतेह मोहम्मद दीवार फलांग कर अंदर घुसा, कुछ देर बाद मैं भी वहां कूद पड़ा। हकीकत इसके बरक्स थी। मैं फतेह मोहम्मद का पीछा करता हुआ यहाँ पहुंचा था। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, यहाँ कोई खजाना दफन है जिसे ढूंढते हुए हम यहाँ पहुंच गए? ये तो तुम्हें पता होगा कि क्या दफन है। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम क्यों आए हैं? उसने गहरा कश लेकर अल्कोहल की बू वाला धुआं ऐश्वर्या के ऐन मुंह पर छोड़ा। मुमकिन है कि उसे नागवार गुजरा हो, लेकिन वो उसकी जाती खिदमतकार थी। उसने अपने चेहरे को जरा सी हरकत भी नहीं दी और हाकिम मर्द की दीगर 10 दराजियों की तरह इस धुएं को भी खुशदिली से कबूल कर लिया। नदीम बोला, मुझे लगता है तुम दोनों ने यहाँ बूगिर कुत्तों वाला किरदार अदा किया है। शायद आज मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचियो। वो माँ का हीरो देखना चाहता होगा कि मैं कहाँ जाता हूँ और क्यों। अगर मैं ये कहूँ कि ये गलत है और तुम खुद किसी अंधे कुत्ते की तरह टामक टूइयां मार रहे हो तो फिर? मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हारी बातों को बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि इस बकवास के बदले में जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है वो जुबान बयान से बाहर है। अगर तुम इस माँ के हीरो के साथ चिमटे रहोगे और मेरी ऑफर से फायदा नहीं उठाओगे तो तुम पर भी मौत की मोहर लग जाएगी, जैसे इस माँ के हीरो पर लगी है। क्या मतलब? वो अजीब जहरीले अंदाज में मुस्कुराया। जावा साहब के भरत बच्चन का पता है तुम्हें? ये क्या है? वंसा और ऐश्वर्या राय को दोबारा अपनी आगोश में खींचकर अटकलियां करते हुए बोला, देखा स्वीटी, इन बास्टर्स को कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। वो इस कुत्ते के पिल्ले इमरान हीरो को जिंदा समझ रहे हैं, जबकि वो मर चुका है। 110% मर चुका है। समझो एक ऐसा मुर्गा जिसका सर कटा हुआ है, लेकिन वो अभी उछल कूद कर रहा है। इन हेमकों को बताओ स्वीटी कि जावा साहब का भरत वचन क्या होता है? जी मैं, वो हकलाई। हाँ तुम। वो जरा सा झिझकी, फिर सेक्रेटरी नदीम की आगोश में बैठे बैठे उसने अपनी उंगली से पहले खुद को और फिर विस्की के जाम को छूते हुए कहा, जावा साहब को इससे और इससे बड़ी मोहब्बत है, मतलब औरत और वाइन। लेकिन कभी कभी वो इन दोनों चीजों को बिल्कुल छोड़ देते हैं। ऐसा वो उस वक्त करते हैं जब अपने आप से कोई काम करने का वादा करते हैं। मसलन वो हाथ नचा कर रहेगी। शायद उसे कोई मुनासिब मिसाल नहीं सूझ रही थी। उसने मदद तलब नजरों से नदीम की तरफ देखा। नदीम बोला, मसलन ये कि 3-4 महीने पहले इंडिया की एक नई उभरती हुई फिल्मी हेरोइन जेड ने
जावा साहब के आस्थाने पर हाजिरी देने से इनकार कर दिया था। हालांकि उससे पहले वो 10-15 हाजिरियां बखुशी लगवा चुकी थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड के उकसाने पर ऐसा किया था। इसका बॉयफ्रेंड भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बड़ी अकड़ थी उसमें भी। इस अकड़ की वजह से उसने मामला खराब कर लिया। जावा साहब ने अपना मशहूर जुमाना भरत रख लिया और भरत यही था कि जो अभी तुम्हें स्वीटी ने बताया। उन्होंने सौगंध खा ली कि जब तक जेड इनके घर पर आकर इनके पाँव नहीं चूमेगी वो औरत और शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। देखो, बड़े बंदों की बड़ी बातें होती हैं। अब क्या जबरदस्त साइंस है इस बात में, लेकिन शायद तुम दोनों अहमकों की समझ में ना आए। इनको जरा बताओ स्वीटी। जी आप ही बताएं, वो इजाजत से बोली। नदीम ने कश लेकर धुएं की एक और बदबूदार फवार स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या के मुंह पर मारी, जिसे उसने खंदा पेशानी से कबूल किया। नदीम अपनी नाक पर ऐनक दुरुस्त करते हुए बोला, बंदे की कमजोरी है कि वो भूल जाता है। मसलन वो किसी से बदला लेना चाहता है, लेकिन वक्त के साथ इसके गुस्से में वो तेजी और ताकत ही नहीं रहती। लेकिन अगर इस गुस्से को किसी दूसरी चीज के साथ नथी कर लिया जाए तो फिर भूलने का अमल नाकारा हो जाता है। जावा साहब औरत और शराब के बगैर नहीं रह सकते। इन दोनों चीजों की दूरी इन्हें बुरी तरह तड़पाती है, इनका इरादा कमजोर नहीं होने देती। जब जावा साहब अहद कर लेते हैं कि फला काम के होने तक वो इन दोनों चीजों से दूर रहेंगे तो फिर वो काम हर सूरत होता है और जल्द से जल्द होता है। तुम्हारी इस माँ के हीरो के लिए भी भरत वचन हो चुका है। इसलिए तो कहता हूं कि अब वो एक सरकटा मुर्गा है। ना दाना खा सकेगा, ना किसी मुर्गे से मेल कर सकेगा, ना बांग दे सकेगा। ऐसे मुर्दा मुर्गे के लिए अपनी जान मत गवाओ, सुल्तानी गवाह बन जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। ठंडी हवाएं, परी खाना। उसने एक बार फिर गुल बदन स्वीटी से रोमानी छेड़छाड़ की। वो हमारे रूबरू इन हरकत पर शर्मसार थी, लेकिन उसने अपने रद्द-ए-अमल से कुछ जाहिर नहीं किया। जरा मुस्कुरा कर बोली, आपने हेरोइन जेड वाली पूरी बात तो बताई ही नहीं। वो विस्की का घूंट भरकर बोला, पूरी बात क्या होनी थी, बस तो भी पटका मार दिया जावा साहब ने। दफा 302 के एक पर्चे में हेरोइन के बॉयफ्रेंड का नाम शामिल हो गया और ऐसा शामिल हुआ कि जनाब के कड़ाके निकल गए। दफा 302 को मामूली चीज नहीं होती, कैंसर की तरह बंदे को लग जाती है। 2-2.5 महीने में सारी चौकड़ी भूल गई। 1.5-2 करोड़ रुपया भी लग गया। भागदौड़ में बिजनेस की अलहदा से बैंड बजी। आखिर वही हुआ जो जावा साहब चाहते थे। अपने बॉयफ्रेंड से मोहब्बत निभाते हुए जेड ने चुपके से जावा साहब के पास हाजिरी लगवा दी। लेकिन ऐसी बातें छुपी कब रहती हैं। सब कुछ पता चल गया कि बॉयफ्रेंड का नाम पर्चे से किस तरह और क्यों खारिज हुआ है।